हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशंस के लिए, उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे, तमाम पर। ओके। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। बेसिक और ISPSS मेंबरशिप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है शार्प लर्निंग, उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और पहला क्वेश्चन होगा, किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश का है इनमें से? आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो वहाँ का जो ये वर्जिन नारियल है काफ़ी पॉपुलर है। पारंपरिक तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और ये इसको रिफाइन नहीं किया जाता है, बिना ब्लीच के तैयार किया जाता है। कोई एडिशनल केमिकल इसमें नहीं डाला जाता है, ना ही प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो इसकी वजह से इसके जो गुण हैं वो काफ़ी बेहतर रहते हैं। एंटी माइक्रोबियल ये माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 19 जनवरी को मन की बात में भी इसके बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि वहाँ की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये पूरा तैयार किया जाता है नारियल के जरिए, उसका तेल क्रिएट करके नारियल के, और फिर ये काफ़ी पॉपुलर है और लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, तो ये GI टैग दिया गया, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। इम्पॉर्टेंट बात ये रही। ओके, 3 निकोबार जिले में ये खास तौर पर तैयार किया जाता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, GI टैग जो है क्या है? एक प्रतीक है, मुख्य रूप से किसी उत्पाद को किसी मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, पता चल सके कि ये उसी क्षेत्र का है। और वाणिज्य को और उद्योग मंत्रालय जो है उसी के अंडर में रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वो ये देता है, और उसका मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया है? आंसर होगा 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ये लोकपाल तो काफ़ी पहले स्थापित हो गया था भारत में 2014 में ही, लेकिन अभी क्यों मनाया गया? तो अब इन सब ने ये सोचा कि अभी मनाया जाए, पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाए अभी। ठीक है, इससे पहले दिवस नहीं मनाया गया था, तय कर लिया इन लोगों ने। तो ये दिल्ली में मानिक शॉ सेंटर है, वहाँ पर ये आयोजन किया गया था। लोकपाल जो और लोकायुक्त अधिनियम है 2013, उसको 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया था, और उसी के साथ भारत में लोकपाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आयोजन किया जाता है। लोकपाल क्या है? लोकपाल एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं, उनको बोलचाल की भाषा में लोकपाल ही कहा जाता है। इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस पिनाक चंद्र घोष। और अभी कौन है लोकपाल के अध्यक्ष? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस AM खानविलकर। लोकपाल का जो काम है वो क्या है? वो उसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रेड A, B, C, D के ऑफिसर्स आते हैं। इसके अलावा वो किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्वास्थ्य संस्था, इन सब के चेयरपर्सन, सदस्य, अफसरों, अधिकारियों, इन सब पर जांच कर सकता है, इनकी जांच कर सकते हैं। सीधे तौर पर ये जांच नहीं करता है, ये CBI के ज़रिए या अन्य जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसके ज़रिए ये जांच करवाने का काम करता है, पूरी निगरानी यही रखता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2025 में अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौनसवें राष्ट्रपति बने हैं? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये नंबर अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर होगा 47वें। ठीक है, इससे पहले भी वो राष्ट्रपति रह चुके थे। कौनसवें? तो 45वें राष्ट्रपति थे वो। और उसके बाद फिर जो बाइडन आए थे, जो कि 46वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और फिर से अब डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति की शपथ उन्होंने ले ली है। कब ली शपथ? 20 जनवरी को उन्होंने ली है शपथ, और प्रचंड जीत के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं राष्ट्रपति पद तक दोबारा, दूसरी बार। ओके, रिपब्लिकन पार्टी से हैं वो। इससे पहले वो जो 45वें राष्ट्रपति थे, कब से कब तक? तो 2017 से 2021 तक वो 45वें राष्ट्रपति थे। और अब उनका कार्यकाल
जो है 47वें राष्ट्रपति के तौर पर हो गया है। ओके, शुरू हो गया। चुनाव में आपको पता होगा कि इनकी जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थी वो थी कमला हैरिस, जो पूर्व उपराष्ट्रपति, वो चुनाव हार गई थी। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी और ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। ये भी सवाल हो सकता है किस पार्टी से थे। ठीक है, तो ट्रंप के जीत के मायने बहुत ज़बरदस्त हैं। पूरी दुनिया में आप सुन रहे होंगे, लगातार धमकियां दे रहे हैं वो, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो देश है, ज़्यादातर देश, वो इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दुनिया का बॉस तो माना ही जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, बहुत ही शक्तिशाली तौर पर, और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उस पर उसका दबदबा होता है। WHO पर बहुत ज़्यादा दबदबा नहीं था, तो उनसे वो बाहर निकलने का ऐलान कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। उससे रिलेटेड कई और प्रश्न आएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। किस देश ने जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में लिया, जिसे वहाँ की अदालत ने स्थगित कर दिया है? आंसर होगा अमेरिका। देखिए, वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है, कोई भी बच्चा, तो उसको स्वतः नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन उसको जो खारिज करने के लिए उस नियम को डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को ही, जब उन्होंने शपथ ली है, उसी के बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, यानी कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। उसमें कहा कि उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी जो अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी वीज़ा लेकर रह रहे हैं। ठीक है, हाँ, वहाँ का अगर कोई नागरिक है या फिर अस्थायी तौर पर वीज़ा, जैसे ग्रीन कार्ड है अगर किसी के पास, तो वो उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी अगर वहाँ जन्म हो रहा है तो। ठीक है, हालांकि ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि फेडरल जज ने खारिज कर दिया ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। तो 30 दिन का वक्त दिया था, लेकिन उससे पहले ही अदालत ने इस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक बता दिया है, घोषित कर दिया है। मतलब ये हुआ कि अब ये आदेश जो है लागू नहीं होगा। क्या होता है ये जन्म सिद्ध नागरिकता या जन्मजात नागरिकता? देखिए, अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही नागरिक माना जाता है अभी, जो कि 14वें संविधान का 14वां संशोधन हुआ था, तो उससे निकला था। और ये संशोधन जो किया गया था 1868 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था उस समय? दरअसल हुआ ये था कि उस वक्त की बात है जब गुलामों को ले जाया जाता था अफ्रीका से, और तब कई देशों से, ज़्यादातर अफ्रीका से, और गुलामी के जंजीरों में रखा जाता था। जब वहाँ पर गुलामी की ये जो चीज़ें थीं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, फिर उनको और उनके बच्चों को, या जो वहाँ बच्चे पैदा हुए उनके, तो उनको नागरिकता की ज़रूरत थी। वो नागरिक नहीं होते थे, अमेरिका के वहाँ रहते ज़रूर थे, तो फिर उनके लिए, और जो पूरी दुनिया से लोग वहाँ पहुँचे थे उन सब के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं अमेरिका में। ठीक है, तो उन सबको नागरिकता ये दी गई थी, और ये बात है काफ़ी वक्त पहले की, 1868 की बात है। लेकिन तो उस संशोधन में, संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें कहा गया था कि अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे हुए सभी व्यक्ति उनके अधिकार के अधीन और नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, और फिर उसमें फिर बाद में इसकी परिभाषा को भी और विस्तृत किया गया था। तो फिर मामला अदालत में गया था, अदालत ने भी कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ठीक है ये होना चाहिए। लेकिन अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब गलत है, इसको खारिज करते हैं। क्योंकि ये संविधान संशोधन था, तो अब ये वहाँ के संवैधानिक जानकारों का मानना है कि चूंकि संविधान संशोधन था, संविधान में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको एक अमेरिका का राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, अपने सिग्नेचर से, वो इसको खारिज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर 2/3 बहुमत से वहाँ की जो संसद है वहाँ से इसको पास कराना पड़ेगा, और ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है, क्यों ये कानून बदलने की बात कही थी इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने? उनका कहना था कि गरीब और युद्धग्रस्त देशों से लोग जो हैं अमेरिका में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर बच्चों को जन्म देते हैं।
बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और उनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है। और जब बच्चे को नागरिकता मिल जाती है तो फिर उनके माता पिता को भी अमेरिका में रहने की कानूनी वजह मिल जाती है, भले ही नागरिकता ना मिले। तो चूँकि बच्चा है इसलिए माता पिता भी रह सकता है और फिर बाद में उसको नागरिकता दे दी जाती है। तो इस वजह से भीड़ बढ़ रही है और इनका कहना था कि ये सब एलियन है, तो इसको अब हम बंद कर रहे हैं नागरिकता देने का जो काम है वो, ठीक है। तो लेकिन अब चूँकि ये काफ़ी डिस्कशन में रहा है ये कंटेंट, यानी ये जो न्यूज़ है वो पहले ट्रंप का फैसला, उसका जो अदालत का फैसला है, इसलिए थोड़ा विस्तार में मैंने इसके बारे में आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, 70 जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था बीपीएससी का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भेजे हैं, मैसेज भेजे हैं कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कंटेंट थे वो शानदार ढंग से टकराए थे और जो उन्होंने किए तो उनके पास होने में, उनके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन आगे निकलने में बड़ी भूमिका रही है हमारे करंट अफेयर्स की, ठीक है। और हमारी टीम जो है वैसे बीपीएससी की तैयारी भी करवा रही है। 71st बीपीएससी का बैच चल रहा है, तो वो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए प्रश्न होगा, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति तो मैंने जान लिया, हम लोगों ने जान लिया डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति की भी बात हो सकती है, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। क्या है? जेडी वेंस नाम है इनका, जेडी वेंस। तो 20 जनवरी को उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ठीक है। अब इनको वहाँ पर सीनेट की अध्यक्षता का अधिकार रहेगा। जैसे भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की अध्यक्षता करने का अधिकार होता है ना, वैसे ही वहाँ ये पदेन अध्यक्ष होंगे वहाँ के सीनेट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। कोविड महामारी के 5 वर्षों बाद जनवरी 2025 में किस वायरस के मामले ने भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी थी? हालांकि अब चिंता के मामला नहीं है लग रहा है। आंसर का HMPV, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ओके। मैंने PDF में पूरा डिटेल दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में PDF अवेलेबल है, डेली का होता है। हाँ, बाकी वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये सब के लिए आपको मेंबरशिप लेना होता है, ठीक। अब इस वायरस के बारे में जान लें। ये भारत में कई राज्यों में भी ये पाया गया। ये वायरस जो है ना वो पहले चीन में ज़्यादा देखा गया, अभी हाल फिलहाल की बात करेंगे तो वैसे ये वायरस पुराना है, लेकिन चीन में ज़्यादा देखा गया, तो उसके बाद फिर भारत में भी इसके मामले कई सारे राज्यों में और शहरों में जो है ना वो देखने को मिले थे भारत में। पहले कर्नाटक में मिला था बच्चे में, फिर ये धीरे धीरे अलग अलग देखने को मिला। और इसका जो लक्षण थे वही नॉर्मल से जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे खांसी, बुखार, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत और गला ख़राब होना, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। बचाव करना चाहिए कैसे? सफाई में रहना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, खांसी जुकाम बुखार हो तो जांच करवाना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। हालांकि दरअसल चीन में HMPV वायरस के मामले देखे गए, उसके बाद फिर इसको लेकर पूरी दुनिया में बात उठी और भारत में भी चिंता जताई गई थी। लेकिन फिर पता चला कि ये जो वायरस है नहीं, ये पहले से है मौजूद और कभी कभी आता जाता रहा है और ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, तो नॉर्मल वायरल की तरह आएगा और चला जाएगा। तो ये ऐसा ही हुआ इस बार, ओके। इस वायरस ने वैसे ही असर दिखाया, ये बस जरा सा असर दिखाया, उसके बाद ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। चीन में बहुत तेज़ी से ये फैला था और फिर जांच वगैरह हुई तो पता चला कि नहीं बहुत नुकसानदायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। किस राज्य के कोकबोरोक भाषा दिवस, किस राज्य में कोकबोरोक भाषा दिवस का आयोजन 19 जनवरी को किया गया? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा त्रिपुरा में, ठीक है। तो 19 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। कोकबोरोक जो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 1979 यानी 1979 में इसी दिन यानी 19 जनवरी को उस भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी और इसको त्रिपुरी भाषा भी कहा जाता है, ठीक।
ठीक है। तो ये वहाँ का ये वहाँ पर इस दौरान काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि भाषा जो है ना और बोली जो है वो बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई थी होती है। ओके, तो ये आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को। और इसको मनाया जाता है 2021 से मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी 2021 में, उसके बाद से। ओके, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, 1897 में ओडिशा में हुआ था। मतलब अभी के ओडिशा का ही है, उस वक्त बंगाल डिवीज़न के कटक में, ठीक है, कटक में हुआ था। और 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन फिर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फिर बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और फिर लड़ाई की उन्होंने, ठीक है। बर्मा तक पहुँचे थे और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर एक दुर्घटना हुई, विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को ताइपे में। तो उसी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए थे। अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंसर होगा प्रयागराज में स्थापित हुआ। प्रयागराज में झूसी हवेलियों के तपोवन आश्रम है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। प्रयागराज में अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ पर महामृत्युंजय यंत्र का मतलब है मृत्यु पर विजय को लेकर, ठीक है। तो महाकुंभ शुरू होने के कुछ दिन पहले ही महामृत्युंजय यंत्र की भूमि का पूजन हुआ था। उसके बाद अब इसको स्थापित कर दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला लिया है? किस वर्ष को? इसका आंसर क्या होगा? 2022-23 को, ठीक है। आधार वर्ष के रूप में ये जाना जाएगा। अभी फैसला लिया है, लागू नहीं किया गया है, बस लागू हमें लगता है कि कर ही दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो अब आने वाले वक्त में ये है संभावना कि जीडीपी गणना जो है वो उसका बेस ईयर 22-23 हो जाए, ठीक है। तो और इससे पहले तक अभी तक क्या था, तो 2011-12 को बेस ईयर के रूप में माना जा रहा था, लेकिन अब 22-23 को ये माना जाएगा। क्या होता है आधार जो वर्ष होता है, बेस ईयर होता है, वो क्या होता है? देखिए, बेस ईयर एक प्रकार का बेंचमार्क हुआ, जिसके संदर्भ में जैसे राष्ट्रीय जो नेशनल डेटा है, आंकड़े हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इसके अलावा सकल घरेलू बचत है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, इन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। और जीडीपी जो है वो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति को मापने का बड़ा पैमाना भी है, ठीक है। और जीडीपी दो तरीके के तौर पर देखा जाता है, मापा जाता है। एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल जीडीपी होता है, वास्तविक जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, वो चालू कीमतों यानी वर्तमान वर्ष की जो प्रचलित कीमत है उसके आधार पर मूल्य को मापा जाता है। और दूसरा होता है वास्तविक यानी रियल जीडीपी, वो नॉमिनल के विपरीत होता है। मतलब कि किसी एक आधार वर्ष में जो किसी चीज़ की कीमतें थी, उस वक्त जो जीडीपी था, उस वक्त जो सर्विसेज की वैल्यू थी, तो उसके आधार पर हम फिर कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, ठीक है। तो इसलिए ये आधार वर्ष जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। यूएस यानी अमेरिका ने 2 दशक बाद जनवरी 2025 में किन 2 दशक से भी ज़्यादा कहिए किन भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध को हटा दिया है? आंसर का इसका ए और बी दोनों, यानी BARC, IGCAR और IRE यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ, ये जो तीनों संस्थाएं हैं इस पर से बैन हटा दिया है अमेरिका ने, ठीक है। तो
ये तीन जो एंटिटी थी, तीन जो मतलब एंटिटी लिस्ट बनाता है वो, तो उसमें से प्रतिबंध हटा दिया। अब आप कहेंगे प्रतिबंध कब लगाया गया था? ये जो आपको पता होगा कि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, और उसी के बाद फिर अमेरिका ने 200 से अधिक संस्थाओं पर, कंपनियों पर बैन लगा दिया था अमेरिका ने। ठीक है, धीरे धीरे बैन हटाते गए, लेकिन ये जो तीन थे इस पर बैन अभी तक लगा हुआ था, तो अब उसको ओपन कर दिया है, अब बैन खत्म कर दिया है। ठीक है, अमेरिका ने। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो प्रतिबंध थे आर्थिक तौर पर, इसके अधिकारियों के तौर पर, रिसर्च के तौर पर, वो सब अब नहीं रहेंगे, तो खुले तौर पर काम हो सकेगा। ठीक है, एटॉमिक रिसर्च को लेकर बहुत सारे जो बाधाएं थी वो कम होंगी अब। हालांकि ये जो बैन था वो बहुत प्रभावी नहीं रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी INCOIS। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है, तो उसे चुना गया है। ये संस्थागत श्रेणी में ये चुना गया है उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा भारत। ठीक है, तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने इसकी पुष्टि कर दी है कि भारत में ही आयोजन होगा। कहाँ होगा ये जल्दी ही बताया जाएगा। वैसे ये आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक होगा इसी साल। ठीक है, ये टूर्नामेंट नॉकआउट प्रारूप में होगा, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी दुनिया भर से इसमें भाग लेंगे। इससे पहले भारत में फिडे वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2022 में, और उससे पहले 2002 में हुआ था। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद जो है ना, फिडे वर्ल्ड कप जीतने वाले जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2000 और 2002 में 2 बार ये खिताब जीता था। 2023 में जो आयोजन हुआ था ना, उसमें आर प्रज्ञानंद ने रजत पदक जीता था। ठीक है, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैसे ही मैंने कहा कि विश्वनाथन आनंद जो है वो एकमात्र भारतीय हैं जो विजेता हैं, तो फिर डी गुकेश की चर्चा हो रही थी, वो कौन? देखिए, फिडे वर्ल्ड कप और फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों अलग अलग आयोजन हैं। ठीक है, तो डी गुकेश जो हैं वो अभी उन्होंने जो जीत हासिल की है 2024 की चैंपियनशिप, वो 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीता है। तो चैंपियनशिप जीता है उन्होंने, वर्ल्ड कप नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात, ये अंतर है, वो समझ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है? आंसर होगा इसका थाईलैंड। ठीक है, तो 23 जनवरी 2025 को समलैंगिक कानून वहाँ पर, यानी सेम सेक्स मैरिज का कानून लागू हो गया। उसके बाद से कई सारे सेम सेक्स मैरिज वहाँ पर रजिस्टर कराए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश की बात हो रही है। ठीक है, अगर पूरे एशिया की बात होगी तो उसमें ताइवान और नेपाल जो है ना, वो पहले से हैं ऐसे देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज की अनुमति है। ओके, एशिया की बात करेंगे तो वो तीसरा ऐसा देश है, थाईलैंड। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया की, उसमें थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है। ठीक है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पैतोंग टार्न शिनवात्रा। ठीक है, तो उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी किया है, एक्स पर, कि समलैंगिक शादी जो हो रही है उस पर थाईलैंड जो है ना वो गर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अगर बात होगी कि भारत में समलैंगिकों की स्थिति पर, तो भारत में काफ़ी संख्या में समलैंगिक हैं, लेकिन भारत में जो है ना उसकी अनुमति नहीं है। सेम सेक्स मैरिज की अनुमति नहीं है, सेम सेक्स रिलेशनशिप की अनुमति है भारत में, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। लेकिन मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा महेश कुमार अग्रवाल। तो गृह मंत्रालय ने इनको अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। ये तमिलनाडु कैडर के
IPS अधिकारी हैं ये, ठीक है। और अगर बात होगी कि BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो दिलीप सिंह चौधरी हैं अभी इस वक्त की बात करेंगे तो डायरेक्टर जनरल। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।